और खबर भोपाल से, बाढ़ आपदा का आकलन करने आएगा केंद्रीय दल। केंद्रीय दल का कल से 3 दिवसीय दौरा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कितना नुकसान हुआ इसका आकलन करेगा। 10 से 12 सितंबर तक एमपी दौरे पर रहेगा दल। आशुतोष अग्निहोत्री संयुक्त सचिव केंद्र सरकार के नेतृत्व में आएगी टीम में कृषि, वित्त, जल संसाधन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारी होंगे शामिल। अध्ययन दल 12 सितंबर को वापस रवाना हुआ। केंद्रीय दल बाढ़ प्रभावित जिले सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा और देवास जाकर बाढ़ से प्रभावित फसलों का आकलन करेगा। तो आपको बता दें, पिछले दिनों मध्य प्रदेश में बाढ़ आई थी जिससे हाहाकार मचा हुआ था और अब कितना नुकसान हुआ है इसके आकलन के लिए केंद्र से एक टीम आएगी जो 3 दिन पूरा आकलन करेगी। शरद जुड़ चुकी है हमारे संवाददाता हमारे साथ। शरद, सभी जानते हैं बाढ़ ने बड़ा हाहाकार मचाया था मध्य प्रदेश में पिछले दिनों। अब केंद्र की एक टीम आएगी जो पूरा आकलन करेगी। देखिए, बिल्कुल श्रद्धा, आपने सही कहा है। और जिस वक्त बाढ़ आई थी उस वक्त मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी फोन पर बात की थी और केंद्र सरकार को पूरी स्थिति से अवगत कराया था। उसी कड़ी में केंद्र सरकार की ओर से अब एक जो दल है वो मध्य प्रदेश आ रहा है। ये दल भोपाल पहुंचेगा और फिर यहाँ से जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं वहां पर जाएगा। इस दल का 3 दिन का दौरा रहेगा, 10, 11 और 12 सितंबर। इन 3 दिनों में ये दल जो बाढ़ प्रभावित जिले हैं सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा और देवास, जहां पर सबसे ज्यादा जो नुकसान है बाढ़ की वजह से हुआ था, वहां जाकर पूरा आकलन करेगा कि कितना नुकसान फसलों को हुआ है या फिर माल का नुकसान या आवास या घर, किसी भी तरीके का जो नुकसान है वो पूरा एक आकलन करेगा और इस आकलन की एक रिपोर्ट केंद्र सरकार को दी जाएगी। इस दल में जो अधिकारी शामिल है मैं आपको बता दूं, उस दल में जो कृषि है, वित्त है, जल संसाधन, सड़क परिवहन और ग्रामीण विकास मंत्रालय, इनके अधिकारी होंगे। और इस टीम को जो लीड करेंगे वो आशुतोष अग्निहोत्री होंगे जो संयुक्त सचिव हैं केंद्र सरकार में। तो ये पूरा कार्यक्रम है वो रहेगा इस दल का और ये पूरा एक आकलन करके मध्य प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों की रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद, तमाम जानकारी देने के लिए। तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कितना नुकसान हुआ उसका पूरा आकलन करने के लिए एक केंद्रीय दल आएगा। 10 से 12 सितंबर तक ये एमपी दौरे पर रहेगा दल और फिर अपनी पूरी रिपोर्ट जाकर फिर सबमिट करेगा। और आईएएस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि रीवा से खबर, बकिया बराज के नहर के अंदर फंसे मवेशी। नहर के अंदर 2 दिन से फंसे हैं मवेशी, लेकिन अब तक नहीं पहुंचा कोई भी प्रशासनिक अमला। सतना जिले के रामपुर बघेलान का ये पूरा मामला है और आपको बता दें कि बकिया बराज के नहर में मवेशी फंसे हुए हैं। 2 दिन हो चुके हैं इन मवेशियों को फंसे हुए, लेकिन अब तक कोई पहुंचा नहीं है इन मवेशियों को निकालने के लिए। कोई प्रशासनिक अमला अब तक नहीं पहुंचा है। सतना जिले के रामपुर बघेलान का ये पूरा मामला है जहां पर मवेशी फंसे हुए हैं, लेकिन अब तक कोई भी अमला नहीं पहुंचा उनको निकालने के लिए। तो रीवा से खबर, जहां रीवा के बकिया बराज के नहर के अंदर मवेशी फंसे हुए हैं। 2 दिन हो चुके हैं इन मवेशियों को फंसे हुए, लेकिन अब तक कोई प्रशासनिक अमला इनकी मदद करने के लिए नहीं पहुंचा। सतना जिले के रामपुर बघेलान का ये पूरा मामला है जहां मवेशी जो फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए अब तक कोई नहीं पहुंचा है। 2 दिन हो चुके हैं इन मवेशियों को फंसे हुए नहर के अंदर। 2 दिन से ये मवेशी फंसे हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 2 दिन हो चुके हैं इन मवेशियों को फंसे हुए, लेकिन अब तक कोई नहीं पहुंचा है इन मवेशियों को निकालने के लिए। 10 के 10 ये वहीं पर हैं और कोई प्रशासनिक अमला कोई यहाँ पर नहीं इनकी मदद के लिए। नहर में ये फंस गए हैं नहर के अंदर और मवेशी भी इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद कोई चमत्कार हो और कोई हमें निकाल कर यहाँ से ले जाए और सभी इसका इंतज़ार कर रहे हैं। सतना जिले के रामपुर बघेलान का ये पूरा मामला है जहां पर सतना की ये खबर, माफ कीजिए, सतना से ये खबर है और सतना में बकिया बराज की नहर में मवेशी फंसे हैं और कोई भी प्रशासनिक अमला अब तक इनकी मदद करने के लिए नहीं पहुंचा।
सतना के बकिया बराज नहर, जहां पर ये मवेशी फंसे हैं और अब तक कोई भी प्रशासनिक अमला यहां नहीं पहुंचा है इनकी मदद करने के लिए। नहर के अंदर 2 दिन हो चुके हैं इन मवेशियों को फंसे हुए। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने उपचुनाव की रणनीति पर मंथन किया। बैठक में बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीडी शर्मा, उमा भारती सहित बड़े नेताओं के साथ रणनीति पर चर्चा की। बैठक में पीएम मोदी के जन्मदिन पर हितग्राही सप्ताह मनाया जाएगा, ये तय हुआ। उपचुनाव वाली सीटों पर बड़ा फोकस होगा। 16 सितंबर को 37 लाख हितग्राहियों को पात्रता पर्ची वितरण का कार्यक्रम होगा, जिसमें खाद्यान्न वितरण के लिए पात्रता पर्ची दी जाएगी। 18 सितंबर को 20 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि जमा होगी। 20 सितंबर को लैपटॉप का वितरण सरकार करेगी। 21 सितंबर से संबल योजना का लाभ हितग्राहियों को दिया जाएगा। के जो कार्यक्रम है अभी अपने अपने विभाग के जो क्रियान्वयन होना है उनके बारे में हमने अपनी जानकारी दी है, और क्योंकि चुनाव है इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव के संबंध में जानकारी। देखिए, कोई भी मंत्री है वो पहले अपनी पार्टी का सिपाही है, और पार्टी के सिपाही होने के नाते से चूंकि उपचुनाव है तो सबको हमारी अपनी अपनी ड्यूटी याद है, और हम अपने स्तर पे पार्टी के लिए जो जितना बन पड़ेगा काम करने के लिए तैयार है। संगठन का ये अधिकार है कि वो अपनी सरकार के काम कैसे चल रहे हैं, जनता के हित में विकास के कार्य कैसे चल रहे हैं उसके बारे में पूछे। जी, संगठन का जो निर्देश है उसका अक्षरशः पालन करेंगे सर। किस तरीके से भूमिका होगी मंत्रियों के चुनाव को लेकर? वो करके दिखाना है, बोलना नहीं है। और भोपाल, जहां 4 आईएएस अधिकारियों के नवीन पदस्थापना। अलका श्रीवास्तव सचिव स्वास्थ्य खाद्य का अतिरिक्त प्रभार, अनिल सुचारू अपर सचिव गृह विभाग, रामराव भोसले अपर सचिव खनिज विभाग और उमेश कुमार सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल। नई पदस्थापना की गई है 4 आईएएस अधिकारियों की, और आपको बता दें एक बार फिर से उनके नाम। अलका श्रीवास्तव सचिव स्वास्थ्य खाद्य का अतिरिक्त इनको प्रभार दिया गया है। अनिल सुचारू अपर सचिव गृह विभाग, रामराव भोसले अपर सचिव खनिज विभाग और उमेश कुमार सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल। और बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, वो ये कि बीएल संतोष ने मंत्रियों को 2 टूक कह दी है। उम्मीदवार के जीत और हार की जिम्मेदारी मंत्री की होगी। नतीजों पर मंत्रियों का भविष्य तय होगा। प्रभार वाली सीटों पर मंत्रियों को लगाना होगा जोर। तो बीएल संतोष, जिन्होंने आज ताबड़तोड़ बैठक भी की, लगातार मैराथन बैठक चली, और क्या रणनीति है उपचुनाव में, क्या कुछ होना है, इस पर बीजेपी के दिग्गज खुद मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहे, इस पर रणनीति बनी। और इस बैठक में साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया है कि अब उम्मीदवार के जीत या हार की जिम्मेदारी मंत्रियों पर होगी। उन्होंने 2 टूक ये बात मंत्रियों को कह दी है। जीते तो भी मंत्री की जिम्मेदारी, हारे तो भी मंत्री की जिम्मेदारी, और इसी हार जीत पर उनका भविष्य तय होगा, ये साफ तौर पर कह दिया है। प्रभार वाली सीटों पर मंत्रियों को जोर लगाना होगा। और उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज के ताबड़तोड़ दौरों की कल से शुरुआत होने जा रही है। सीएम शिवराज कल दिमनी, अंबाह और मेहगांव विधानसभा के दौरे पर रहेंगे। दिमनी में सीएम 71 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और 22 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। अंबाह में भी 65 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और 21 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण होगा। भिंड के मेहगांव में सीएम शिवराज 204 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और 7 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण करेंगे। प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार में टकराव बढ़ने के आसार हैं। प्रदेश में महाराष्ट्र सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दिया है, साथ ही दूसरे राज्यों में भी सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। सीएम शिवराज सरकार से रोक हटाने की मांग कर रही है। सीएम शिवराज इस मामले में उद्धव सरकार से बात करेंगे और सरकार महाराष्ट्र सरकार की ऑक्सीजन सप्लाई रोकने को लेकर बातचीत करेगी। और वहीं इस पूरे मामले में मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि सीएम शिवराज से चर्चा करेंगे और ऑक्सीजन की सप्लाई जारी रहेगी। संघीय ढांचे में एक दूसरे को सहयोग करना होगा। ने स्पष्ट बात की है, कहीं कुछ नहीं रोकेगी और यदि जरूरत पड़ेगी तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की जाएगी।
कोर्ट भी जाएगी सरकार, क्या कोर्ट भी जाएगी? इसकी ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि देखिए संघीय ढांचे में यूनिट जो संघीय ढांचे का सिस्टम है उसमें इस तरह से नहीं होता है कि कोई राज्य दूसरे राज्य के। ऑक्सीजन सप्लाई मामले में पूर्व मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि बीजेपी आत्मनिर्भर भारत में मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन उत्पादन में बनाना था, बीजेपी को आत्मनिर्भर। बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया गया। महाराष्ट्र से ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर कांग्रेस प्रदेश की जनता के साथ जरूरत पड़ी तो महाराष्ट्र के सरकार के कांग्रेस सप्लाई करने की महाराष्ट्र सरकार से मांग करेगी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 15-15 वर्ष लगातार एक पार्टी जो है वो सत्ता पे रह रही है और आप ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं कर पाए। जो कांग्रेस ने पिछली व्यवस्थाएं की थी उसके आगे आप कोई व्यवस्था बढ़ा नहीं पाए, तो ये दोष फिर दूसरे को क्यों ठहरा रहे हो? और अगर आवश्यकता है तो मैं तो महाराष्ट्र सरकार से भी कहूँगा कि ऐसे मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामले में मदद की आवश्यकता है तो मदद करना चाहिए कोई भी राज्य। और इधर कंगना पर एमपी की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कंगना के बंगले पर बीएमसी की कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताया तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। इधर जबलपुर में कंगना के समर्थन में करणी सेना पर उतरी और उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पर जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, आज बाला साहब ठाकरे जी की आत्मा दुखी होगी। ये उनकी बनाई हुई शिवसेना का कृत्य नहीं हो सकता। ये तो इटली की महारानी की और वहां के राजकुमार की कठपुतली बने हुए उद्धव ठाकरे की शिवसेना की हरकत है। कंगना रनावत इस देश की उस महिला का प्रतीक है जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही है। लेकिन जहां तक नारी के सम्मान की बात है तो उस समय कहाँ चला जाता नारी के का सम्मान, जब सोनिया जी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी होती है, जब प्रियंका गांधी के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी होती है, तब नरोत्तम मिश्रा जी को नहीं लगता है कि मुरैना के कैलारस में सज्जन सिंह वर्मा संध्या पर निशाना साधते हुए शब्दों की मर्यादा भूल गए। मंच से संध्या को शायराना अंदाज में उन्होंने चुनौती दी और खुद को कमलनाथ का छर्रा बताया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ आएंगे तो जन सैलाब नहीं समाएगा। सुन लो सिंधिया बाबू, अरे हस्ती मिटा दे हमारी, ये तुझ में दम नहीं, अरे हम भी तुम्हारे बाप हैं किसी से। ये कांग्रेस के साथ सड़क पे उतरी है कि 27 की 27 सीट फिर कांग्रेस की झोली में डाल के एक विजन वाला नेता कमलनाथ उसको फिर मुख्यमंत्री बनाए। मैंने कहा कि अभी तो कमलनाथ के छर्रे आए, कमलनाथ आएंगे उस दिन कैसा जन सैलाब इन सड़कों पे आएगा ये पता चलेगा। अरे हस्ती मिटा दे हमारी, ये तुझ में दम नहीं, अरे हम भी तुम्हारे बाप हैं किसी से। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रायपुर में एनएमडीसी के सीएमडी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की और मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 10 करोड़ की राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने एनएमडीसी के सीएमडी का धन्यवाद किया। और रायपुर जहां अब कर्मचारी भी क्वारंटाइन होंगे, सचिव स्तर की बैठक में सहमति बनी है। 1 सप्ताह काम के बाद 14 दिनों तक होंगे होम क्वारंटाइन। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कर्मचारी चिंतित थे, जिसके बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव और कर्मचारी फेडरेशन के बीच ये सहमति बनी है, जिसके तहत अब 7 दिन काम करेंगे कर्मचारी और 14 दिन उसके बाद फिर वो क्वारंटीन होंगे। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही उस वक्त देखने को मिली जब कोरोना मरीज ने अस्पताल प्रबंधन पर यह आरोप लगाया कि उनको कोरोना वार्ड में ना तो उनकी सफाई हो रही है और गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में वो अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। जिला अस्पताल की इन तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि कोरोना वार्ड पूरी तरीके से गंदगी से पटा पड़ा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।